नमस्कार दोस्तों। हमारे दर्शकों में से मतलब आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तैयारी भी कर रहे होंगे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की, खास करके सिविल सर्विसेज की। और हाल में बीपीएससी एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने साथ एक ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाए, उनसे बातचीत की जाए बीपीएससी परीक्षा के बारे में, जो ऑलरेडी इसे क्लियर कर चुके हैं। तो हमारे साथ हैं विनोद जी, जो पीसीएस पदाधिकारी हैं, 53वीं से 55वीं बैच के। वर्तमान में वीडियो के रूप में पदस्थापित हैं। आज हम लोग उनसे बात करेंगे पीटी के बारे में, प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम होता है बीपीएससी का, उसके बारे में। जैसा कि आप सबको पता होगा, जो तैयारी करने वाले लोग हैं, कि जो भी न्यूज़ होता है उसके दो चीज़ें होती हैं उसकी। एक तो होता है फैक्ट्स, जिसको बोलते हैं इवेंट्स बोलिए तो। एक होता है इशू। जो प्री होता है वो फैक्ट्स और इवेंट्स की जांच होती है। मान लीजिए कहीं बाढ़ आता है, अभी जैसे केरला में लैंडस्लाइड हुआ, तो ये एक इवेंट हुआ। लेकिन लैंडस्लाइड अपने आप में एक इशू है। तो ये इशू की बातें जब होती है, अधिकांश तौर पे वो होती है मेंस में, कि भाई लैंडस्लाइड क्यों होता है, क्या कारण है, कैसे बचा जा सकता है, उसमें कोई रिपोर्ट वगैरह है तो उससे रिलेटेड। लेकिन जब उस वो कोई किस जगह पे हो रहा है, ये एक फैक्ट हुआ। उसके लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी, ये चीज़ें हो गई। इस तरह के फैक्ट्स जो हैं वो नॉर्मली पीटी में पूछते हैं, प्रीलिमिनरी एग्जाम में पूछते हैं। तो आज हम उसी प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए बात करेंगे विनोद जी से। नमस्कार विनोद जी। नमस्कार, थैंक यू। तो विनोद जी, आप ऑलरेडी पीसीएस ऑफिसर हैं, और आपने अपनी तैयारी के दौरान बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया होगा प्रिपरेशन से संबंधित। तो आप अपने बारे में कुछ बतलाइए, वो तैयारी आपने किस किस तरह से की, कैसे आपका सिलेक्शन हुआ। खास करके हम लोग पीटी पे फोकस करेंगे, तो थोड़ा बताया जाए उसके बारे में। देखिए, यूपीएससी और बीपीएससी का प्रिपरेशन जो है वो दोनों थोड़ा अलग तरीके का प्रिपरेशन होता है। खास करके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होता है वो थोड़ा अलग होता है, उनका प्रिपरेशन अलग होता है। बीपीएससी जब हम लोगों ने तैयारी शुरू की थी तो उस समय यूपीएससी की ही तैयारी करता था बेसिकली। और जब बीपीएससी का प्रीलिम्स जब हमने दिया तो पहले हमने देखा था कि क्वेश्चन बैंक जो होता था बीपीएससी का, उसका हम लोगों ने पहले मंगाया है कि इसका नेचर ऑफ क्वेश्चंस किस तरह से बीपीएससी पूछते हैं। अच्छा। और चूंकि अभी बातें बीपीएससी पे हो रही हैं तो मैं फोकस्ड होकर उसी पे बताऊंगा। बिल्कुल। जब मैं एग्ज़ाम दिया था तो सबसे पहले मैंने यही काम किया था कि उसके जो बीपीएससी के जो क्वेश्चन बैंक थे उसको हमने देखा। तो उससे मुझे पता चला कि प्रकृति किस पर यानी जो प्रश्न का जो प्रकृति होता है नेचर जो वो है। नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसा है, किस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं बीपीएससी से। क्योंकि हर पीसीएस का या यूपीएससी का आप देखेंगे हर एक सब्जेक्ट में उनका एक फेवरेट टॉपिक होता है जिससे कहीं ना कहीं वो घुमा फिरा के वहीं से क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल। तो जो 10 साल का जो क्वेश्चन बैंक था उससे मुझे एक असेसमेंट मिला। मैंने असेस किया कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे जनरली आस्क इन द एग्जामिनेशंस, लाइक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में उनका कैसा होता। पहले मैंने एक एरिया को डिफाइन किया कि 150 क्वेश्चंस यदि हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस पेपर से आते हैं। बिल्कुल, तो मतलब हमने सब्जेक्ट देखा से आता हाँ है। किस सब्जेक्ट से आते ओके हैं। ओके। तो उस समय मैं जब एग्ज़ाम दिया था मैंने उस समय तो मैंने देखा कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस उनका था। कमोबेश वही चीज़ें अभी भी हाँ, चल रही हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रिलिमिनरी बिल्कुल। एग्जामिनेशन। लाइक कि देखिए होता क्या है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें जो क्वेश्चन सभी लोग जान रहे हैं उस क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। बिल्कुल। यदि उस क्वेश्चन को आपने मिस किया तो डैट मीन्स यू आर समवेयर आउट ऑफ रेस। क्योंकि एक एक नंबर पे आपका जो रैंक होता है वो बहुत आगे पीछे होता है, ठीक है ना। तो यदि आपने उस क्वेश्चन को जिसको सबने सही किया है, यदि उसको आपने गलत किया तो वो आप कहीं ना कहीं गलती हुई आपसे। तो हमने पहले एक बाउंड्री बनाया, एक एरिया बनाया कि कहाँ कहाँ से कितना कितना क्वेश्चंस आता है, और उस हिसाब से हमने अपने प्रिपरेशन को समय दिया। चूँकि मैं हिस्ट्री ग्रेजुएट हूँ तो हिस्ट्री हमारे लिए एक आसान सा ये रहता था। और हिस्ट्री में जो भी फैक्चुअल्स होते थे या फिर जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती थी तो वो हमारे लिए आसान था उसको करना। तो मैं उसमें ये चाहता था कि यदि 40 क्वेश्चंस है तो 40 में सही करूं।
मतलब वहाँ मुझे मिस नहीं करना, क्योंकि हिस्ट्री के बाद हो सकता है ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट नहीं है या पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो वहाँ गलती होने की चांस है हमसे। बट यदि मैं हिस्ट्री, जो कि मेरा अपना ओन सब्जेक्ट है, यदि उसमें इफ आई एम कमिटिंग मिस्टेक इन माय ओन पेपर, तो देयर माइट बी सम प्रॉब्लम। तो मतलब जो बच्चे हैं उनको भी जो उनका अपना स्पेशलाइजेशन है जिस सब्जेक्ट में, राइट, तो उनको उस पे तो इतनी पकड़ होगी, बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करें कि 100% उसमें बिल्कुल। सही करें। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि कोई किन्हीं का बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस का है, बिल्कुल। तो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अभी आते हैं, चूंकि अब तो नेगेटिव मार्किंग है, हाँ हाँ। और पहले जब मैं देता था तो नेगेटिव नहीं था उस समय, तो आउट ऑफ 150 में हम लोग 150 मार्क ही आते थे। हाँ करेगा ही कोई भी, क्योंकि गलती छोड़ना मार्क नहीं है, हाँ। छोड़ना वो नहीं है। लेकिन अब है कि आपको आपका हिट जो हो, एकदम एक्यूरेसी जो हो, वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। सही बात है। क्योंकि जैसे जैसे आप ब्लाइंड गेम की तरह खेलोगे, तो फिर आप नेगेटिविटी, जैसे नेगेटिव होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। तो जिस क्वेश्चन, मेरा ये अभी मानना होता है कि स्टूडेंट्स को ऐसे चाहिए कि आप अपने पोर्शन को, यदि पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस में एकदम जो जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें आपको हिट करना है कि ये मेरी कहीं से गलत नहीं होनी चाहिए। यदि कहने का मतलब राइट टू इक्वालिटी एक है, मुझे पता है कि ये आर्टिकल 14 है, तो ये मुझे मिस नहीं होना चाहिए कि ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से मैंने सब सब्जेक्ट्स का अध्ययन किया, और मेरा प्रयास तो यही रहता था कि मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उसमें मैं कहीं से गलती ना करूं। फिर ड्यूरिंग प्रिपरेशन में ये काम ये करता था कि किताब जब पढ़ता था, तो किताब पढ़ने के दौरान मुझे, चूंकि मैं क्वेश्चन बैंक पहले किया हुआ रहता था, तो जब भी मैं पढ़ने जाता था किताब, तो मुझे, जब मैं पढ़ रहा होता था तो मुझे पता चल जाता था कि ये पोर्शन पीटी का है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बैंक किया हुआ है। तो मुझे आइडिया लग जाता था कि ये अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें ये एक जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये पीटी का है ये। तो मैं उस पर पी लिख के उसको क्रॉस कर देता था, ऐसे सर्किल कर देता था, जिससे कि मुझे आसान से फिर रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। एक बार पढ़ लिया, रिवीजन तो पीटी एंड मेंस और एवरीथिंग इज ऑल अबाउट रिवीजन, कि आप कितना रिवीजन कर पाते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आप कितना जान रहे हो, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जितना जो जान रहे हो उसका कितनी बार आप रिवीजन कर रहे हो। बिल्कुल। तो वो मैं करता था, और मैं नोट्स बनाता था। उन दिनों मुझे याद है कि जो भी मैं पढ़ता था, जैसे मान लिया कि ज्योग्राफी ही पढ़ा, तो ज्योग्राफी में जो कुछ कुछ चीज़ें होती थी, ज्योग्राफी में तो बहुत सारा फैक्चुअल्स भी क्वेश्चन पूछते थे, और पॉलिटिकल साइंस में भी। तो मैं उसका एक नोट्स बनाता था। नोट्स बनाने से ये चीज़ें आसान होती थी कि मान लिया अभी एग्ज़ाम है, एक सप्ताह में एग्ज़ाम है, तो एक सप्ताह में यदि मैं फिर से पूरी किताब को पढ़ने जाऊँगा, तो वो कहीं ना कहीं मैं सुसाइडल पाथ पे होगा, क्योंकि फिर से वो पूरा का पूरा किताब पढ़ना, और वो काफ़ी लंबा समय लग जाता था उसमें। तो वो नोट्स जो होता था ना, वो मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता था। कम समय में मैं अपनी चीज़ों को पूरा रिवीजन कर लेता था। दो सवाल हैं जो कि बच्चे भी पूछे थे, कमेंट सेक्शन में पूछे थे दरअसल। एक तो जो नोट्स बनते हैं वो किस तरह से बनाया जाए कि कम से कम समय में रिवीजन हो पाए, एक सवाल ये है। राइट। दूसरा ये है कि जैसे आपने कहा कि प्री के समय में ही उससे पहले ही आप क्वेश्चन बैंक पहले लेते थे। बहुत सारे, जैसे आपका बैकग्राउंड था हिस्ट्री का, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे या फिर बायोलॉजी वगैरह बैकग्राउंड से होंगे, तो नॉर्मली वो आर्ट के टच में नहीं रहते हैं। और पर्टिकुलर अगर इंजीनियरिंग वाला अगर बोलते बच्चे, तो वो तो काफ़ी हट चुके होते हैं उससे। तो वो अगर क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो क्या उनको चीज़ें समझ में आ जाएंगी? क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों को? देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, आपने भी एक प्रोसीजर जो होता है उसको पास किया, हमने भी पास किया है। एक सीधी सी बात है कि जो भी एक बिगिनर्स होते हैं, जो स्टार्ट करते हैं अपना प्रिपरेशन, तो कहीं ना कहीं वी स्टार्ट विद आर एनसीईआरटी बुक। ठीक ठीक ठीक। हम लोग सब एनसीईआरटी किताब को हम लोग बेस बुक के रूप में रखते हैं। ये तो है। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी के किताब को एक बार पढ़ लेते हैं ना, एक बार आप पढ़ लेते हैं, तो फिर दैट मीन्स कि यू आर एक्वाइंटेड विद एनी फैक्ट्स, और जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपके दिमाग में होता है। जैसे ठीक है, सपोज कीजिए कि मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं है, आई एम नॉट ए ज्योग्राफी ग्रेजुएट, और मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट कभी नहीं रहा। लेकिन यदि मैं 6 से 10th की किताब यदि एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का पढ़ता हूँ, तो यकीन मानिए कि ज्योग्राफी के बहुत सारे बेसिक्स और अच्छे नॉलेज आपको हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन भी कवर राइट, हो जाएंगे, वो हो जाता है। तो यदि कोई भी बंदा, यदि कोई स्टूडेंट है, यदि वो ज्योग्राफी की किताब एनसीईआरटी की पढ़ रहा है, ठीक है, तो पहले तो वो बेसिक चीज उसका क्लियर हो गया। मान लिया कोई भी चीज है, यदि ओरिजिन ऑफ अर्थ है तो उसको क्लियर हो गया, ठीक है ना। टेक्टोनिक मूवमेंट है तो वो क्लियर हो गया,
ठीक है, रिवर्स है, तो वो क्लियर हो गया कि ये ऐसे ऐसे बिल्कुल। हैं। अब उसके बाद जब वो क्वेश्चन पेपर पढ़ता है, सही, ठीक है सही। ना, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपर हायर लेवल की किताब पढ़ो, पहले आप जब बेसिक जब एनसीईआरटी की किताब पढ़ते हो, उसके बाद जब क्वेश्चन पेपर को उठाते हो, क्वेश्चन बैंक उठाते हो, उस समय आपको आइडिया आ जाता है कि अरे यार ये तो चीज़ें मैं पढ़ रखा हूँ, बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होता है कि नहीं, ये अब तो आपको दोनों चीज़ आइडिया हो गया, एक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ, ज्योग्राफी subject बेसिक के आपने पढ़ लिया है, और उसके बाद इधर आप क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ जाए कि अरे यार ये चीज़ मैंने पढ़ रखा है। और बाकी इसके अलावा जो भी लड़का होता है तो कहीं ना कहीं किसी कोचिंग से जुड़ा होता है, या कोई मटेरियल कहीं का उठाता है, तो जब उसके बाद आप उसको पढ़ते हैं ना, तो एक अलग एज मिलता है, क्योंकि सही। आपके पास एक क्वेश्चंस बैंक जो होता है, क्वेश्चन बैंक्स जिसको आपने पढ़ा है, एनसीईआरटी किताब आपने पढ़ा है, और इसके बाद जब आप उसको पढ़ेंगे ना, तो एक अलग से एज मिलता है आपको किसी भी सब्जेक्ट में। बिल्कुल। एक बायोलॉजी का स्टूडेंट है, वो यदि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की किताब पढ़ता है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक बनाता है, तो यकीन मानिए कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सही, सही। और दूसरा जो सवाल था वो कैसे किस तरह से मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग एक तो आ गया है, राइट। नई चीज़ें हैं, ये है नोट्स बनाने का मैं बात कर रहा था, तो नोट्स जो है वो कैसे बने कि कम से कम समय में रिवीजन हो जाए, राइट आप कैसे करते थे? राइट राइट राइट। तो पहले मैं नेगेटिव मार्किंग से बात करता हूँ, ठीक है, आपने पहला ये हाँ, किया क्योंकि तो एक बच्चा पूछा भी है कि नेगेटिव जब से नेगेटिव मार्किंग हुई है तब से पीटी नहीं हो पा रहा, पहले हो पा रहा था। राइट। उस पर मैं अपनी बात रखता हूँ कि मैं जैसे सोचता हूँ इसको, क्योंकि हम लोगों ने भी जब एग्ज़ाम दिया था तो उधर नेगेटिव मार्किंग होता था। हाँ, यूपीएससी में तो थी। हम लोग क्या करते थे कि जैसे नेगेटिव मार्किंग में है कि अब वो नहीं है कि आपको ब्लाइंडली आपको टिक नहीं करना है कि ये आंसर हो गया। जब आप जान रहे हो कि मुझे नेगेटिव मार्किंग है इसका, तो हम सबसे पहले जब आप क्वेश्चन बनाते हो ना, तो पूरा 1 to 150 क्वेश्चन को आप एक बार पहले पूरा पढ़ लो, और उसी बीच में जो आप 100% श्योर हो कि एकदम आई एम डैम श्योर कि इसका आंसर यही है, पहले आप उसको एक बार बना लो। ठीक, ठीक। ठीक है ना। आप एक क्वेश्चन में मत रह जाओ कि यार इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, उसी में डायलेमा में आप रह गए, वो नहीं। सही, सही। आप एक बार जब थ्रू आउट करोगे ना, तो पहले देख लो कि 100% में हम किसमें कितने क्वेश्चन में हम 100% श्योर हैं एकदम। बिल्कुल। यदि 1 to 150 में लगता है कि मेरा 40 क्वेश्चन में एकदम 100% श्योर है एकदम कि ये तो कहीं से गलत नहीं होगा, तो पहले तो उसको आप कर लो एकदम, उसमें कहीं नहीं है, वो हो गया कि 100% है। लेकिन यदि आपको 50-50 लग रहा है तो उस क्वेश्चन को सर्कल कर लो। ठीक है। आप जब सेकेंड बार उसको रिवाइज करोगे तो उसमें पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं अब हम लोग को ये सेकेंड वाले में, मान लिया कि अब हमने सर्कल कर दिया, तो अब हम उस पर दिमाग लगाएंगे कि अब इसमें 2 ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, या तो ये सही है या ये सही है, ठीक है ना। उसमें हम रिस्क ले सकते हैं। सही। हाँ, हाँ। 50-50 का चांस है उसमें, प्रोबेबिलिटी तो है 50-50 का, तो उसमें हम फिर जाएंगे। उसके बाद फिर यदि लगता है कि और कुछ क्वेश्चंस है, हाँ, जिस क्वेश्चंस में आप डेड श्योर का मतलब जिस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल लगता है blind कि हो, बिल्कुल, तो ब्लाइंड हो, उसमें तो मुझे हाँ, लगता है स्टूडेंट्स को जो होंगे, मैं यही कहूंगा कि उस पर रिस्क लेना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो ऐसे में आपके नेगेटिव होने के चांस ज़्यादा है। मतलब मान लीजिए आपका लग रहा है कि टोटल 60-70% के आसपास अगर हो रहा है, फिर आप ब्लाइंड मत खेलो ना। राइट। देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, एक नंबर जो होता है ना, 1 सिंगल मार्क्स, वो आपको आउट करने के लिए काफ़ी होता है। बिल्कुल ठीक होता है। सही बात। आप ह्यूज मार्जिन से इन तो हो जाते हो, लेकिन एक नंबर से आप आउट हो जाते हो, ठीक है ना। तो वैसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि जिस क्वेश्चन पे आप 100% श्योर हो, पहले उसको करो, उसके बाद 50-50 जिसमें है उसको आप करो, और उसके बाद जब जिसमें आपको लगे कि नो मुझे इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, इसका हेड एंड टेल नहीं पता चल रहा है, तो मेरा बस ये सजेशन होगा कि आप भाई उसको स्किप करो। सही। उसको स्किप करो। और क्या प्रैक्टिस करने से इसमें फायदा हो सकता है क्या? बिल्कुल नेगेटिव बिल्कुल। मार्किंग। हम लोग तो बचपन से पढ़े हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये यहाँ भी एप्लीकेबल है। आप एक बात मैं बता रहा हूँ, आप शूटिंग में रहते हो, तो बिना शूटिंग प्रैक्टिस किए हुए सीधे यदि आपको कोई उतार दिया जाए तो वहाँ हम लोग फेल कर जाएंगे। कहीं हाँ। भी, हाँ, तो कहीं इसमें भी वही चीज़ है, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, दिस इज रियली वेरी और इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस के समय बिल्कुल रियल टाइम प्रैक्टिस राइट हो, राइट, एकदम जैसे रियल टाइम। जैसे जब आप एग्जाम में करते एकदम हो वैसे। आप जैसे होता है ना कि 1 महीना पहले या जो भी हो, टाइम बना ले, और जिस दिन आप प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो, एकदम विदाउट एनी डिस्टर्बेंस अपने कमरे में हो जाओ, और वो जो 2 आवर्स और 3 आवर्स होता है, तो दैट शुड बी पर्टिकुलरली ऑन योर क्वेश्चन पेपर, कि हमें अभी कुछ नहीं करना, और अपने टाइमिंग के साथ एकदम बिल्कुल कि आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना, और उसका इवैल्यूएशन भी उसी तरीके से और आप करो। स्ट्रेटजी शुड बी सेम, जैसे कि एकदम हम लोग हाँ, नेगेटिव मार्किंग राइट को राइट जैसे राइट ध्यान राइट रखते राइट, हो। एकदम कि जो क्वेश्चन है एकदम उसको पहले आप वही फॉलो करो,
जो आपकी स्ट्रेटजी हो उसको आप वहीं पे उतारो, ताकि उसको आप एग्जामिनेशन जो डी डे आपको होगा उसमें आप एज इट इज काम कर सको। सही। ये चीज रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर होता क्या है ना कि आप अभी यहाँ कुछ कर रहे हो तो वहां जाओगे, थोड़ा आदमी उस समय ज्यादा प्रेशर होता है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हो ना Obviously। तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए बेहतर है कि आप पहले से प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस करोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा वहाँ पे। आप जितना यहाँ पढ़ोगे वहाँ प्रेशर कम होगा। ये बात Obviously, तो हाँ, हाँ ये है। बिल्कुल। और दूसरा सवाल था वो नोट्स बनाने को नोट्स, लेके, हाँ, बहुत सारे बच्चे राइट कंफ्यूज राइट रहते राइट। हैं। देखिए एक बात होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको नोट्स की ज़रूरत नहीं होती है। एकदम सही बात है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और दे क्लियर देयर एग्जामिनेशन विदाउट मेकिंग एनी नोट्स। लेकिन जैसे मैं नोट्स बनाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पास जो लास्ट मोमेंट समय होता है उसमें मैं अपने नोट्स को पढ़ के ही अच्छा काम कर सकता था। नोट्स बनाने का तरीका होता था कि ठीक है, अब जैसे हिस्ट्री में पढ़ रहा हूँ या ज्योग्राफी, सपोज ज्योग्राफी में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो ज्योग्राफी में एक जैसे बुक है उसका, तो मान लिया एक मोटी सी किताब है, उसको पढ़ने में हो सकता है कि मुझे 2 दिन लग जाए किताब को, लेकिन मैं उसका पूरा रिव्यू एक बना लेता था अपने, जिसमें कि क्वेश्चन बैंक का जो फैक्चुअल्स होता था जो मेरे दिमाग में रहता था उसको भी मैं ये करता था, और कुछ कॉन्सेप्ट जो होते थे उसको भी मैं बना लेता था। तो वो सक्सेंटली, यानी कि आप समझ लीजिए कि मान लीजिए ज्योग्राफी है, यदि 300 पेज की किताब है तो उसका नोट्स मैं 10 पेज में बना लेता था। अच्छा, हाँ, तो बार बार पढ़ते होंगे तब तो उतना राइट छोटा राइट। हो देखिए एक पाता बात मैं बता रहा हूँ, फिर से भी आपको बता रहा हूँ, फिर मैं वापस ले जाना चाहूंगा कि जब आप क्वेश्चन बैंक बनाते हो तो आपको आइडिया रहता है कि कौन क्वेश्चन आता है कौन क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना। और वो जब किताब आप पढ़ते हो तो वहीं से आपको हो जाएगा कि अच्छा ये पोर्शन तो आता है। तो जिस भी पोर्शन का आप मान लिया कि एक है इंडियन जैसे ओरिजिन ऑफ मॉनसून है, ठीक है ना। ओरिजिन ऑफ मॉनसून एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ज्योग्राफी में। आप मेंस में भी देखेंगे तो मेनी टाइम्स दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चंस की ओरिजिन ऑफ मॉनसून पे। तो जब मुझे पता है कि ओरिजिन ऑफ मॉनसून से क्वेश्चंस आते हैं, या करंट्स, जो गर्म जलधारा, जो कोल्ड और ये करंट, हॉट करंट है, वो क्वेश्चंस आते हैं वहां से, तो क्यों ना उसके फैक्ट्स को हम याद कर लें। देखिए एक बात होता है, फैक्ट्स में होता है कि या तो आप जान रहे हो या नहीं जान रहे हो, उसमें ग्रे एरिया नहीं होता है। हाँ, सही बात। इधर यू नो और यू डोंट नो। तो डोंट नो से बेहतर है कि उसको लिख के आप पूरा उसको रट लो भाई, देख लो, कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है। कभी कभी क्या होता है ना कि देखिए एक बात होता है ना, मैं ये आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ रटना मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और उसमें फैक्ट्स को आप पूरा याद कर लो, कि फैक्ट्स को बनाने में कहीं गलती मुझे ना हो कहीं। मतलब कंसेप्ट क्लियर होगा तो आसानी होगी याद राइट करने राइट, में बहुत भी। सारा चीज़ है। जैसे अब ज्योग्राफी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फैक्चुअल्स भी बहुत होते हैं। मान लिया कि एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि हाँ, अभी सोने का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री वो कौन है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो आई शुड नो दिस थिंग्स। अब मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब इसमें मुझे ऑप्शन चाहिए, वो वाली बातें नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए है कि आप फैक्ट्स को एक बार बना लो, और आसान होता है जब आप चीज़ों को करते हैं। जैसे मान लिया बड़ी बड़ी किताबें हैं जिसको पढ़ने में हो सकता है इतना समय लग जाए, उसको यदि शॉर्ट नोट्स बना लेंगे ना आप, आपका अपना कंटेंट होगा, तो एक बात मानिए कि जब आप खुद का नोट्स बनाते हैं ना, तो उस नोट्स के साथ आपकी एक अलग रिलेशनशिप होती है। हाँ, खुद का है आप तो। जितना एफर्ट लगाएंगे तो नोट्स भी आपके लिए उतना एफर्ट लगाएगा। बिल्कुल। तो कम समय में आप अधिक करना मतलब दे सकते हैं अपना। अच्छा, एक सवाल और, जैसे बाकी चीज़ों के लिए तो किताबें मिल जाती हैं, है ना, एनसीईआरटी है, टेक्स्ट बुक्स हैं, तो तैयारी करने में बच्चों को दिक्कत नहीं होती अगर कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं ऑब्वियसली। लेकिन करंट अफेयर्स ऐसा पोर्शन है जिसके लिए किताबें पर्टिकुलर नहीं होती, राइट। और ना बचपन से कोई विशेष ध्यान दिया रहता है कोई। बचपन में खुद अपना ही बोले, जब दादाजी या पापा टीवी देखते थे तो न्यूज़ जब लगाते थे तो मुझे लगता था क्यों लगा दिया न्यूज़, है ना, बोरिंग लगता था। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा राइट होता होगा। राइट। तो ऐसी स्थिति में जब तैयारी करने के लिए आते हैं तो वो तो बिल्कुल नई चीज़ें लगती हैं उसकी, और उसकी कोई टेक्स्ट बुक भी नहीं है, तो उसकी तैयारी कैसे की जाए? देखिए एक बात बता रहे हैं, अभी जब आप जो भी तैयारी करते हैं, या मैं भी तैयारी करता था, तो बताया जाता था कि हाँ न्यूज़पेपर पढ़ लो, करंट्स मैगजीन्स पढ़ लो, ढेर सारी, चूँकि द मार्केट इज़ फुल ऑफ बुक्स और मटेरियल्स, बहुत सारे हैं। और वैसी स्थिति में एक सही प्रमाणिक जो ऑथेंटिक बुक है या मैगजीन्स है उसकी पहचान करना भी एक बड़ी है। तो इस तो इतने मार्केट्स में भरे हुए हैं ना कि आपको एक मैगजीन उठाना इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट, वो है। तो वैसी परिस्थिति में जो, अब मान लिया न्यूज़पेपर की ही बात बोलते हैं कि और लोग बोलते हैं कि हिंदू पढ़ो, हिंदू पढ़ो, अलग अलग चीज़ें, लेकिन हिंदू तो पढ़ो, लेकिन हिंदू में क्या पढ़ो? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यही इम्पोर्टेंट है वो। कि हिंदू तो पढ़ो, बट हिंदू में क्या पढ़ो? हाँ,
तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं क्या करता था ना कि उस समय देखा कि हिंदू यदि पढ़ रहा हूँ और हिंदू में कोई भी चीज़ को यदि वो लोग कवर करते थे 3-4 दिन तक, यदि कैरी किए हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को, वो कैरी कर रहे हैं, हम्म, तो मुझे ये लगता था कि यार ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। यदि एक बार आया, अब मान लिया बहुत सारे न्यूज़ होते हैं तो सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो और जब आप क्वेश्चन बैंक बनाते हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बातें आ जाती है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क इन द करंट इवेंट। करंट में भी कैसे क्वेश्चन पूछते हैं आपको। अब मान लिया कि ये तो पता है कि ओलंपिक यदि हो रहा है तो ओलंपिक से हो सकता है क्वेश्चन होगा, हाँ है ना। बिल्कुल, आप डेली न्यूज में आ ऑस्ट्रेलियन रहा है। ओपन हो रहा है तो उससे क्वेश्चन होगा, हाँ, कुछ विंबलडन से क्वेश्चन तो क्वेश्चन बिल्कुल हो गए, उसके सेट ही ये सब होते हाँ हैं। होते ही हैं। तो ये सब चीज़ें तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो। हम्म, लेकिन बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे मान लिया कि अब एक हिंदू में टॉपिक आया यूनिफॉर्म सिविल कोड, यदि आया टॉपिक, उन्होंने कवर किया उसको और पता चला कि उस पर 3-4 डिबेट हो चुका है उसमें लगातार, दैट मीन्स दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट इवन फॉर प्रिलिमिनरी बट मेंस ऑल्सो। इंटरव्यू मेंस में भी आप समझिए कि मेंस में डायरेक्ट वो आपसे नहीं पूछेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ है, किस आर्टिकल में है, ये नहीं होंगे। वो को रिलेट करेंगे, कोई इंसिडेंट होगा, मान लिया कोई इंसिडेंट हुआ हमारे समाज में, तो वो उससे रिलेट करके पूछेंगे कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे समाज में एक जरूरत है, क्या होना चाहिए, या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ या हिंदू मैरिज एक्ट, ये सब अलग अलग जो चल रहे हैं। तो वो एक आपको सिनेरियो देंगे और उससे को रिलेट करके आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्वेश्चन करेंगे वो, ठीक है ना। तो वैसी स्थिति में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जो भी चीज़ें आपको लग रहा है कि यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, एक तो पहले आपका दिमाग में आ जाए कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको आप कवर कर लो। और जिस चीज़ को यदि हिंदू वाले या फिर अदर जो न्यूज़ मैगजीन्स लाइक, देखिए नो डाउट अभी बोलना ये होगा, जैसे हम लोग क्रॉनिकल्स बोलते हैं, फिर आपके प्रतियोगिता दर्पण है, हम लोग पढ़ते थे CST सिविल सर्विसेज टाइम्स होते थे, ये सब अच्छे अच्छे ऑथेंटिक ये हैं, इनके जो फैक्ट्स होते हैं उस पर हम लोग रिलाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों में हम लोग पढ़ते हैं, जो चीज़ को कवर किया गया है और उसको हम देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर में भी वो आया, हिंदू भी उसको कवर किया, तो डैट मीन्स कि वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसको आप पूरा कवर कर लें, उसको पूरा कवर लें दोनों पॉइंट से, आप मेंस के पॉइंट से भी कवर करें और प्रीलिम्स के पॉइंट से भी कवर करें, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो। बिल्कुल। तो यूपीएससी एंड बीपीएससी इट इज ऑल अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव। यदि आप सिर्फ वन साइड लेके आप चल रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर ऑन सुसाइडल पाथ। यदि आपको लगता है कि हम सिर्फ एक बार प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का तैयारी करें और फिर एक बार मेंस का, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करते हो, एक साथ आप तैयारी करते वही हो और लास्ट मोमेंट में आप उसको स्पेसिफिक हो जाते हो। जैसे अभी मेरी तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव हो रही है, मैं सब चीज़ पढ़ रहा हूँ, बट जैसे जैसे मेरा प्रिलिमिनरी का एग्जामिनेशन नज़दीक आएगा तो मैं स्पेसिफिक हो जाऊंगा। जैसे मैं प्रिलिमिनरी स्पेसिफिक हो जाऊंगा, मैं सिर्फ प्रिलिमिनरी वाली चीज़ें पढ़ूंगा। सेट बनाए, राइट, हाँ राइट टेस्ट पेपर दिए। अच्छा, राइट। अभी आप सबने एक वार्ता सुनी हमारे और विनोद जी के बीच में, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। नो डाउट तैयारी के बारे में जितनी भी बात करें, जितनी भी स्ट्रेटजी लगाएं, वो कम होती है। फाइनल ये मैटर करता है कि आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, लेकिन आप तैयारी के दौरान कौन सी स्ट्रेटजी लगाते हैं, सबकी स्ट्रेटजी अपनी अपनी होती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं वो बेसिक होती हैं, सबको फॉलो करना पड़ता है। जैसा कि विनोद जी ने बताया कि NCERT सबको पढ़नी है। कुछ पढ़ने का तरीका हो सकता है कि अलग अलग हो, नोट्स बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको NCERT बेसिक जैसे पढ़ना ही पड़ेगा। करंट अफेयर्स के लिए जैसे उन्होंने कुछ मैगजीन्स और कुछ न्यूज़ पेपर का नाम लिया, उसमें किस तरह से पढ़ी जाए, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई न्यूज़ कंटिन्यू आ रहा है, 10 दिन 15 दिन 5 दिन कंटिन्यू आते जा रहा है वो, तो उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने ओलंपिक के बारे में बताया। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, और कोई जानकारी आपको चाहिए इससे रिलेटेड, कोई स्पेसिफिक, मान लीजिए हो सकता है कि कोई वीडियो हम लोग इस तरह से बना दें कि करंट अफेयर्स पे अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट होगी तो करंट अफेयर्स पे भी हम लोग बना सकते हैं वीडियो। तो अभी इस शो के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू।